उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहां प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े हुए सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल में भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर अन्य अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपने भी यहां पर देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ नए विद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। जो पहले से बने हुए विद्यालय हैं, उनमें कुछ लैब्स बनी हैं, उनका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है और अन्य अनेक कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को इन सभी रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और लगभग 56 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में यहां भाग लेती है। मुझे याद है आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या उच्च शिक्षा में भी 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे। तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते थे। तो शेष 3 महीने वे पर्व और त्योहारों में व्यतीत होते थे। तो पठन पाठन कब होता था ये देखने को बहुत कम मिल पाता था। मैंने उस समय विभाग को एक लक्ष्य दिया था कि क्या हम इन परीक्षाओं के कार्यक्रम को और सीमित कर पाएंगे। 3 महीने तक चलने वाली परीक्षाएं और 3 महीने तक आने वाले परिणाम को क्या 1 महीने तक हम सीमित कर सकते हैं। परीक्षा का मतलब छात्र छात्रा को परेशान करना नहीं होना चाहिए।
उनके मूल्यांकन का एक सामान्य मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। और मूल्यांकन का आधार प्रताड़ना से नहीं, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को एक सामान्य परिस्थिति में हम तोल करके देख सकते हैं और परिणाम हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए। उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें शुचिता भी होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन कर सके। इतना कठिन न हो कि जो परीक्षक है उसको स्वयं उसका उत्तर न आता हो। अक्सर यही होता है, जो प्रश्न बनाता है वो इतना प्रश्न पत्र इतना कठिन बनाता है, बहुत बार उन परीक्षकों से स्वयं पूछा जाए भाई आप स्वयं ही उत्तर दो इसका क्या है, वो स्वयं उनको पसीने छूटने लगते हैं। तो हमने कहा फिर छात्रों के लिए इतना कठिन प्रश्न क्यों बना देते हैं। एक सामान्य प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए और उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम रहा धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई। और मैंने पहले दिन इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को मुझे जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन एक महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हो, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया उसके बाद विभिन्न राज्यों के सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा। लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें। उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो, वे जाके देखें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो इसी दौरान उनके होने, और प्रैक्टिकल केवल वही नहीं जो लैब में हो रहा है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से अन्य संस्थानों में जाकर के भी देखें क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जिस रूप में आगे बढ़ा है, यह बहुत अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। 1 महीने तक नहीं तो पता लगा साल भर परीक्षा ही परीक्षा चल रही है। यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, फिर 2 महीने प्रवेश लेने में लगते थे,
8-9 महीने इसी में व्यतीत हो जाते थे। फिर पर्व और त्योहार आ गए, उसके बाद फिर परीक्षा शुरू हो जाती थी। ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है। उसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं। वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी दिशा में प्रयास। और ये तब जब हम लोग कोरोना कालखंड से उभरे हैं, यानी जैसे इस परीक्षाएं शुरू हुई तो एक बार फिर से लगा कि लगता है कोरोना की 4th वेव आ जाएगी। कुछ मामले देखने को मिले थे, लेकिन उस दौरान पूरी सतर्कता के साथ फिर वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी शुरू हो गए थे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के बीच इतने बड़े बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को सकुशल और समय पर संपन्न किया है। एक अच्छा प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि जहां आपने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, वही हमारा प्रयास होना चाहिए अब क्वालिटी पे ध्यान देना। आप याद करिए 2017 में जब सरकार आई थी, तब भी हम लोगों ने कहा था कि नकल हम तब रोक पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। जो शिक्षक कार्यरत हैं वे समय पे अपने विद्यालय में जाएं, अपनी क्लास लें। जहां पे शिक्षकों की कमी है वहां पर उनकी नई तैनाती की व्यवस्था हो। जब तक नई नियुक्ति होती है, वे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से या बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, तब तक उस प्रक्रिया को हम रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से पूरी करें। उन्हें एक निश्चित मानदेय देकर के उनसे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कम से कम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इनसे जुड़े हुए शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो, शिक्षक अनिवार्य हो और इसके लिए निश्चित मानदेय तय किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा ने 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। यानी इतने शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति कहीं देश भर में नहीं हुई होगी जितना हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। और यह प्रक्रिया निरंतर अभी भी चल रही है। और अभी भी हमने इस बात को कहा है, जैसे संस्कृत के ही विद्यालय हैं, जो संस्कृत बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा का संस्कृत बोर्ड, उसमें भी हमने इस बात को कहा है कि नई नियुक्ति होने तक मानदेय के शिक्षकों को न हटाया जाए। वहां पठन पाठन का एक माहौल बनना चाहिए। इस दौरान शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन करने के प्रयास भी हुए। ऑपरेशन कायाकल्प में से एक उदाहरण है। और मैं कहूंगा जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों को बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है। आज से 6 वर्ष पहले अगर आप उन विद्यालयों में गए होते तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद के वे विद्यालय ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है। बेतरतीब थे, काई जमी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, अस्त व्यस्त माहौल था। अंदर पेड़, अंदर भी झाड़ियां बहुत सारी जगह उगी हुई दिखती थी।
कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता था, कच्चा फर्श था, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइब्रेरी और अन्य उसकी बात तो दूर है। ये वहां के माहौल थे ज्यादातर के। लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से सरकार ने जब आह्वान किया, परिणाम हुआ 1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, स्मार्ट क्लास आ गई, वहां पे लैब बन गई, उनकी लाइब्रेरी बन गई। बहुत सारे विद्यालयों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज बच्चे आते हैं, देखते हैं, उनके मन में एक ललक होती है स्मार्ट क्लास के साथ जुड़ने की, उनके मन में एक ललक होती है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को देखने की, उनके मन में एक ललक होती है कि लाइब्रेरी में हम भी अपने पाठ्यक्रम के इतर कुछ नई पुस्तकों को देख सकें। और ये एक नई ललक मुझे वहां पे उन बच्चों के साथ जब संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भी हमने वहां पर देखा और बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं। आज ये चीजें भी हम लोग वहां पर देख चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 विद्यालय जन सहभागिता के माध्यम से और CSR निधि से उनका कायाकल्प हो सकता है, ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा परिषद चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगा तो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को भी हम लोगों को इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। यद्यपि हमने विगत वर्ष भी पैसा दिया था माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए और पैसा लैप्स हो गया। मैं फिर चाहूंगा जितने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं जो जर्जर हो चुके हैं, आप तय करें 75 वर्ष पुराने, 60 वर्ष पुराने, 50 वर्ष पुराने, 40 वर्ष पुराने, 30 वर्ष पुराने, या जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर आप दीजिए। प्रथम फेज में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, अच्छा फर्नीचर दीजिए, टॉयलेट दीजिए, पेयजल की व्यवस्था करिए, सोलर पैनल की व्यवस्था करिए, अच्छा वहां पे खेल का मैदान बनाइए। खेल और युवा कल्याण विभाग हर बेसिक शिक्षा परिषद के प्रांगण में एक खेल का मैदान बना रहा है। ये उन बच्चों के अंदर खेल कूद की गतिविधियों के प्रति भी एक नई जिज्ञासा पैदा हो। स्पोर्ट्स, स्कूली स्पोर्ट्स हुए हैं, हम इसको और अच्छे ढंग से आगे प्रमोट कर सकते हैं। यह समय होता है जब बच्चों को इनके प्रति हम लोग एक नया भाव पैदा कर सकते हैं और यह कार्य हम सबको वहां पर देखने को मिला। बहुत मुझे अच्छा लगा कि जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने किया, माध्यमिक शिक्षा भी इसी रूप में आगे बढ़ सकती है। पहले अपने फंड का उपयोग भी करें, CSR की निधि का भी उपयोग करें और CSR की निधि के उपयोग के साथ साथ पुरातन छात्रों के सम्मेलन के माध्यम से भी जन सहभागिता का भी उपयोग करते हुए, जैसे हमने अभी पंचायती राज विभाग में एक स्कीम निकाली है, मातृभूमि योजना। ये मातृभूमि योजना क्या है? किसी भी ग्राम पंचायत का कोई व्यक्ति वह अपने गांव के बाहर, अपने प्रदेश में, देश में या दुनिया में कहीं भी रह रहा है, वो अपने गांव में चाहता है कि मेरे गांव में कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, मेरे गांव में कोई कन्वेंशन सेंटर बने, मेरे गांव में कोई एक अच्छा जनता की सुविधा के लिए कोई अच्छा आयोजन होना चाहिए। तो उनके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि मातृभूमि योजना में 60% योगदान वो देगा, 40% योगदान राज्य सरकार उसको देगी। भवन बनेगा, भवन का नामकरण उनके किसी पूर्वज के नाम पर हम लोग रख देंगे। ऐसे ही विद्यालय में लैब बन सकती है, लेबोरेटरी के निर्माण में योगदान दे सकते हैं, लाइब्रेरी के निर्माण में लोग योगदान दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने में दे सकते हैं, कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, फर्नीचर देने में योगदान दे सकते हैं, टॉयलेट बनाने में योगदान दे सकते हैं, पेयजल के लिए योगदान दे सकते हैं। अलग अलग दिशा में जोड़ने का एक प्रयास, लेकिन पहल करनी पड़ेगी। स्मार्ट क्लास बना सकते हैं। क्या माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए बच्चों को यह अधिकार नहीं कि वे भी अभी से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखें?
ये अधिकार उनका भी है और ये देना सरकार का भी दायित्व बनता है, विभाग का भी दायित्व बनता है और साथ साथ प्रबंधन का भी दायित्व बनता है कि हम बच्चों को उसके अनुकूल माहौल दें, उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त करें। और इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, हम उसका उपयोग भी समयबद्ध तरीके से करना सीखें। जैसे हम लोगों ने तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए प्रदेश भर में 2 करोड़ युवाओं को, स्नातक और परास्नातक के 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। वे शासन की योजनाओं के साथ जुड़ सके। उनको मालूम होना चाहिए कि जब मैं अपनी डिग्री लूंगा, स्नातक की डिग्री लूंगा या परास्नातक की डिग्री लूंगा, तो मेरे लिए जीवन के कौन कौन से क्षेत्र खुले हुए हैं। बहुत सारे बच्चे कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कोचिंग के लिए मां बाप के पास पैसा नहीं, कैसे करेंगे? उसके लिए उनके लिए तैयार है अभ्युदय कोचिंग। हर जनपद में राज्य सरकार अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था कर रही है और ये अभ्युदय कोचिंग तो नीट और आईआईटी जेईई के लिए भी तैयारी करा रहा है। इसमें फिजिकली भी और वर्चुअली भी है, दोनों व्यवस्थाएं दी गई हैं। मैं भी पिछले सप्ताह अभ्युदय कोचिंग से सफल हुए विद्यार्थियों के साथ संवाद बना रहा था, जो अभ्यर्थी थे उससे जुड़े हुए। आप आश्चर्य करेंगे कि यूपीएससी की इस बार जो आईएएस की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो बच्चे सफल हुए हैं अभ्युदय कोचिंग के 23 बच्चे हैं। जो यूपी के बच्चे थे 23 बच्चे, उसमें से यूपी से अभ्युदय कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की। और उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में 98 बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। अन्य परीक्षाओं की संख्या अन्य में अलग वो है, उसमें 250-300 इस संख्या आ जाती है। पहले इन बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में जाना होता था, ये जाते थे पहले, और बहुत सारे बच्चे यूपी के बाहर भी जाकर के प्रशिक्षण लेते थे। लेकिन कोरोना कालखंड में जब 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा कि यूपी के लगभग 15,000 बच्चे कोटा राजस्थान में फंस गए थे। बाद में मुझे स्पेशल बसेज भेजनी पड़ी वहां से उन बच्चों को लाने के लिए। ऐसे ही प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज से भी हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को भेजा, इसलिए मैं आज परिवहन मंत्री को भी बुलाया हूं कि परिवहन मंत्री भी परिवहन निगम की बसेज से फिर उन बच्चों को वहां से निकाल करके फिर उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया था। परिणाम हमारे सामने था उस समय कि भविष्य में अगर कभी कोई ऐसा संकट आए तब हमें क्या करना चाहिए। और तब हम लोगों ने इस बात को तय किया था कि हम लोग अभ्युदय के नाम पे कोचिंग संस्थान चलाएंगे। अभ्युदय का जो शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक उत्कर्ष, यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रदर्शित हो। ये कोचिंग संस्थान भी उसी प्रकार के। यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, वहां पर उनके विषय विशेषज्ञ के रूप में कौन होते हैं? जो स्वयं आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, सीडीओ के रूप में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जनपद में काम कर रहे हैं। एडिशनल एसपी के रूप में या एसपी के रूप में जनपद में काम कर रहे हैं, या अन्य जो कोचिंग से जुड़े हुए, जो उस फील्ड से जुड़े हुए सफलतम अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से ही वो कोचिंग हम लोग वहां पर दिलवाते हैं और वे सभी अपने अपने जनपदों में सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे एक क्षेत्र वह है अभ्युदय कोचिंग का, जिसमें हम लोग ये सुविधा वहां पर दे रहे हैं। लेकिन जब हम टैबलेट और स्मार्टफोन जिन बच्चों को दे रहे हैं, उसके पीछे का भाव भी यही है कि बच्चे जब अपनी डिग्री लें, डिग्री के बाद उनको पता होना चाहिए कि और क्या क्या स्कीम शासन की है। बहुत सारे लोग होते हैं स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, पीएम स्टार्टअप की योजना है और उससे जुड़े। बहुत सारे लोग हैं वो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पीएम मुद्रा योजना उनके लिए तय है। इसकी प्रक्रिया क्या है उसको जानने का प्रयास, टैबलेट में प्रोग्राम होगा, आप टैबलेट के उस प्रोग्राम के साथ जुड़िए
आपको उसके साथ जोड़ने का कार्य करेगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, या छात्र है, छात्र अपने कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े। अब जैसे बालिकाएं हैं, हमने बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर जारी किया है। बड़ी संख्या में बालिकाएं इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, विद्यालयों को भी देना चाहिए जानकारी, और साथ साथ उस प्रोग्राम का हिस्सा इसको बनाने की आवश्यकता है। ये तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के साथ साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी उसके साथ जब जुड़ जाती है तो उसके लिए रास्ता तय करना आसान होता है, एक गाइड का काम करेगा और टैबलेट या स्मार्टफोन उन बच्चों के लिए। और हम लोगों ने तब तय किया था कि कोरोना पता नहीं कब तक रहता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। लोगों को फ्री में टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार मिला, फ्री में वैक्सीन की सुविधा का लाभ मिला। यानी यह सुविधा केवल भारत के अंदर मिल पाई थी, दुनिया के अंदर नहीं मिल पाई। कोरोना पर इसलिए इतना प्रभावी नियंत्रण भारत के अंदर है। लेकिन इस सब के बावजूद उस समय बार बार प्रमोट करने की आवश्यकता पड़ रही थी। हम लोगों ने कहा प्रमोशन की आवश्यकता न पड़े, हम लोग ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे। बच्चे के मन में एक भाव होना चाहिए कि मैं अपने क्षमता से अपनी क्लास को पास करूंगा, और यह भाव उनको एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा करता है। ये हमें इसीलिए टैबलेट और स्मार्टफोन उस समय देना पड़ा था, और वह लगातार अभी भी जारी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तकनीक का उपयोग करने की कला अभी से हम सिखाने का प्रयास करें, बच्चे को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की तैयारी अभी से हम करें, और बिना किसी संकोच के, चाहे वह किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हों, वह यूपी बोर्ड से हों, वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हों, आईसीएसई बोर्ड से हों, या संस्कृत बोर्ड से जुड़े हुए हों, बोर्ड कोई खराब नहीं होता। उस बोर्ड के द्वार के साथ जुड़ करके हम स्वयं भी अपने स्तर पर उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकें, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार होना होगा। और एक बड़ा कार्य हो सकता है तकनीक का उपयोग करते हुए, जिस प्रकार से आज माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग अधिकाधिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश भर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में आएंगे, और यही कारण है कि लगातार इन संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। जो पहले विद्यालय छोड़ने का जो रेट था, आज वो कम हुआ है, काफी कम हुआ है। लोग स्कूल की तरफ अब रुख होना उनका प्रारंभ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके प्रयास आगे बढ़ सकता है। सामूहिकता के साथ ये प्रयास आगे बढ़ेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अब देश के अंदर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान बनाना प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा नीट के परिणाम आए हैं, और नीट के परिणाम में भी उत्तर प्रदेश के छात्रों ने अच्छा स्थान बनाया। बहुत अच्छा स्थान यूपी के छात्रों का रहा है, लेकिन इसमें और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए इन सभी बोर्डों को अपने आप को तैयार करना होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम के दौरान ही इसका मार्गदर्शन देना, शेष अभ्युदय कोचिंग उसमें गाइड का काम करे। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी हमें समय समय पर बच्चों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आज यहां पर हम लोग काफी बड़े पैमाने पर छात्रों को यहां पर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए या एसएससी बोर्ड से जुड़े हुए जो छात्र छात्राएं हैं प्रदेश भर में जिन्होंने मेरिट स्थान प्राप्त किया है, आज उनको यहाँ पे सम्मानित करके उनके और उनके अभिभावकों को यहाँ पर एक साथ बुला करके अभिभावक की मेहनत और उनके शिक्षकों की मेहनत को यहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि उन्होंने मेहनत की, तो आज यहाँ पर सरकार की ओर से मेधावी छात्रों को जो प्रदेश की मेरिट में आए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक टैबलेट और एक मेडल उन्हें उपलब्ध कराया गया है। जनपद स्तर पर भी जिन छात्रों ने स्थान प्राप्त किया है, जनपद स्तर पर उनका भी सम्मान हो रहा है। हमने शुरू दिन कहा था और अच्छा लगा ये कि एक दिन में ही सबको सम्मानित कर दिया जा रहा है। नहीं तो होता क्या था कि जनपद स्तर के कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। अच्छा हुआ प्रदेश का यहाँ पर शेष जनपद का कार्यक्रम जनपद स्तर पर और सभी छात्र एक साथ सम्मानित होंगे। दूसरा जो सबसे अच्छा काम किया यूपी बोर्ड ने कि भेदभाव नहीं किया। यूपी बोर्ड के छात्रों को सम्मानित करेंगे तो यूपी के अंदर के रहने वाले माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए यानी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए भी और आईसीएसई बोर्ड से जुड़े हुए और संस्कृत बोर्ड से जुड़े हुए छात्रों को भी हम सम्मानित करेंगे। एक साथ सबको सम्मान, क्योंकि वो यूपी की प्रतिभा है और उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा इसके साथ जुड़नी चाहिए। अच्छा होगा, पता नहीं आपने उसके साथ जोड़ा, मैं भी बीच में संवाद बनाना भूल गया था क्योंकि मैं इस समय बीच प्रदेश के भ्रमण में था। इन सभी छात्रों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी देते, क्योंकि वो बड़ी अच्छी रोचक पुस्तक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोर्ड की परीक्षा में जाने या किसी भी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए लिखी है, अपने अनुभव पर आधारित, उनके अनुभव पर आधारित वो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, कि कैसे भय मुक्त वातावरण में, तनाव मुक्त वातावरण में हम किसी भी परीक्षा को देंगे तो हम निश्चिंत होकर के अगर अपना कार्य करेंगे तो उसके परिणाम और अच्छे आ सकते हैं। और हर विद्यार्थी को पुस्तक पढ़नी चाहिए। एग्जाम वॉरियर्स को आप जरूर देखें, उसका अवलोकन करें। इन मेधावी छात्रों को दी जानी चाहिए और मेधावी छात्र उसको एक बार अवलोकन करके उसका अध्ययन करके फिर अपने अन्य छात्रों तक पहुंचाएं। एक बड़े पैमाने पर इसको पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। यह एक कार्य हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। दूसरा है कि भारत एकमात्र देश है जिसने कोरोना कालखंड के उन चुनौतियों के बीच में ढेर सारे अवसर भी निकाले हैं और उसमें शिक्षा जगत भी एक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश ने लागू की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नया अवसर है भारत के नागरिकों के लिए और इस नए अवसर का लाभ हमारे शिक्षण संस्थानों को, हमारे छात्र छात्राओं को लेना चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारे सभी छात्र छात्राएं, शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने अपने संस्थानों में लागू पूरी प्रतिबद्धता के साथ करेंगे, जिससे हम इस देश के इन भावी कर्णधारों के सर्वांगीण विकास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के योगदान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनपद की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, जिस भी बोर्ड से जुड़े हुए हों, उन सभी का मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनके अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूं, उनके शिक्षकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारे सभी शिक्षण संस्थान और सभी बोर्ड पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरी शुचिता के साथ
अपने अपने बोर्ड और अपने अपने शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता को आगे बढ़ा करके इन छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।